Good morning, student. Today we start chapter number 5, समकालीन दक्षिण एशिया। तो बेटा आज हम 12th क्लास पढ़ेंगे। आपके चैप्टर नंबर 5 का विषय है समकालीन दक्षिण एशिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दक्षिण एशिया है, समकालीन दक्षिण एशिया, वो क्या है, कौन कौन से देश जो हैं वो दक्षिण एशिया में शामिल हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसका परिचय हम ले लेंगे, ठीक है। आइए अब हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक पर हुए बदलावों से नज़र हटाकर अपना ध्यान अपने क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़ें। 20वीं सदी के आखिरी सालों में भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया, यानी कि भारत ने भी परमाणु हथियार बना लिए और पाकिस्तान ने भी बना लिए। तो यह क्षेत्र अचानक से पूरे विश्व की नज़र में महत्वपूर्ण हो उठा, क्योंकि दोनों जो देश हैं वो परमाणु संपन्न हो गए। विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघर्षों पर गया। दोनों देशों के बीच में सीमा और नदी जल विवाद चल रहा था। इसके अतिरिक्त विद्रोह हो रहे थे, जातीय संघर्ष चल रहे थे, संसाधनों को के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी इनमें लगातार हो रहे थे। इन वजहों से दक्षिण एशिया का इलाका बहुत बड़ा संवेदनशील है और अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है, क्योंकि दोनों ही देश जो हैं 14 अगस्त की जो मध्य रात्रि है उसको हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था। और आज़ादी मिलने के बाद दो पार्टों में डिवाइड हो गया था, जिसमें एक पाकिस्तान बना था और एक भारत बना था। ठीक है, तो भारत का एक हिस्सा कट के अलग हो गया था, जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त 1947 को स्थापना दिवस मनाया जाता है और भारत के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 को। तो तभी से दोनों देशों के बीच में जो लगातार हैं वो झगड़े जो हैं किसी न किसी विवाद को लेकर लगातार बने हुए थे। और अब दोनों ही जो देश हैं वो परमाणु हथियारों से संपन्न हो गए थे। तो अब जो दक्षिण एशिया है वो लगातार विश्व के देशों के कटघरे में आके खड़ा हो गया था, क्योंकि लगातार इन झगड़ों के कारण कौन कौन से झगड़े थे, सीमा विवाद चल रहा था, आंतरिक विद्रोह हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जातीय संघर्ष मीन्स हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो जातीय झगड़े वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। संसाधनों के बंटवारों को लेकर भी दोनों देश के बीच में जो है संघर्ष चल रहा था। तो ऐसे में विश्व के अनेक देशों ने देखा कि दक्षिण एशिया जो है वो दोबारा से एक युद्ध की स्थिति में आके ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो इस तरह से पूरे विश्व के देशों का ध्यान आकर्षित किया दक्षिण एशिया ने। ठीक है, तो दक्षिण एशिया के अंदर देखें बहुत सारे जो लोग थे या जो राजनीतिज्ञ थे वो मानते थे कि ये एक ऐसा दक्षिण एशिया में ये जो दो देश हैं वो इस तरह से हैं कि अगर इनमें परमाणु युद्ध हुआ तो एक दूसरे को ये समाप्त कर देंगे। और दूसरे जो विशेषज्ञ वो मानते थे कि अगर ये दोनों सहयोग के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाते हैं, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो ये जो दोनों देश हैं ये आने वाले समय में क्या होगा, एक दूसरे के विकास करने में सहायक होंगे और एक दूसरे को समृद्ध करने में भी सहायक होंगे और विश्व पटल पर ये उभर कर सामने आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने के कारण क्या था कि जो घरेलू राजनीति है वो इनकी काफ़ी मात्रा में जो है अनबन हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या है दक्षिण एशिया। अब हम दक्षिण एशिया के बारे में जानेंगे। भारत और पाकिस्तान जो है उसके बारे में आपने जान ही लिया है, ये दो प्रमुख देश हैं दक्षिण एशिया के। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कितना तनावपूर्ण होता है। आप सभी देखते हैं जब भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो तो उनमें एक समय ऐसा होता है कि बिल्कुल तनाव उत्पन्न हो जाता है कि जो भारत है वो जीतेगा या पाकिस्तान जो है वो भारत पर विजय प्राप्त कर लेगा। यह हम बखूबी जानते हैं कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तानी अथवा भारतीय फैंस जब एक दूसरे के देशों में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है, गर्मजोशी से मेज़बानी की जाती है। यही हाल दक्षिण एशियाई मामलों का भी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा, पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। ठीक है,
शुरुआत हम एक बुनियादी सवाल से करेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है। अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान। अब देखें दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो मैं आपको गिनती करा रही हूँ, आपको ध्यान रखना है दक्षिण एशिया के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया का व्यवहार किया जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर, पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। तो ये चारों तरफ किस चीज़ से घिरा हुआ है? जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उत्तर की साइड, वहाँ से दक्षिण हिंद महासागर है, एक साइड अरब सागर है पश्चिम की तरफ, और पूर्व में बे ऑफ बंगाल है। तो चारों तरफ से ये इस तरह से एक सुरक्षित ये जो देश हैं वो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हैं। यह भौगोलिक विशेषता ही इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। इस अध्याय में कौन से देश को, क्वेश्चन बन रहा है आपका, कौन से देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता? तो आपको याद रखना है चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल उपयुक्त 7 देशों के लिए करेंगे, ठीक है। दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा इलाका है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अनेक समस्याएं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। भारत में और श्रीलंका में, भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। इस किताब में आज़ादी के बाद के दिनों की भारतीय राजनीति की चर्चा की गई है। भारत के लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है, और यही बात श्रीलंका पर भी लागू होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा है। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी हैं। पहली सरकार बेनज़ीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई, लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ। याद रखना है आपको किस डेट को सैनिक तख्ता पलट हुआ, 1999 को, ठीक है। फिर 2000 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। नेपाल के अंदर भी संवैधानिक राजतंत्र था, जो 2006 के बाद चेंज हो गया और अब वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हुई, ठीक है। अब दूसरा देखें, दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव की बयार बह रही है। भूटान अब भी राजतंत्र है। भूटान के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ राजा रानी का शासन अभी भी है, लेकिन वहाँ के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना की शुरुआत कर दी है। दूसरा द्वीपीय देश है मालदीव। मालदीव क्या है, 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणतंत्र बना। याद रखना है आपको, जो मालदीव है वो सल्तनत हुआ करता था 1968 तक, और 1968 के बाद क्या हुआ, एक गणतंत्र के रूप में बदल गया और यहाँ शासन की अध्यक्षता प्रणाली अपनाई गई। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया, ठीक है। तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इससे आगे का हम कल से शुरू करेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगी तो उसके अंदर बताऊंगी मैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो दक्षिण एशिया है उसका जो दायरा है वो क्या है और उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और कौन कौन से देशों में जो है लोकतंत्रीय व्यवस्था स्थापित है और कौन से
जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें राजतंत्रीय व्यवस्था स्थापित है और कौन सा राजतंत्रीय व्यवस्था को बदलकर लोकतंत्रीय व्यवस्था को स्थापित करने की ओर अग्रसर है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।